एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। तो देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो देखिए, जो एमए का फर्स्ट सेमेस्टर का है, तो जिनका भी हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में ये है, तो वो लोग अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखिए, जो 1857 का भारतीय विद्रोह था, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश राज्य की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। अब देखिए, इसके अगर विद्रोह की बात करें तो विद्रोह में क्या था कि देखिए, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने हासिल कर ली। ओके, तो आगे देखिए क्या था कि विद्रोह को कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि सिपाही विद्रोह। तो देखिए, जो सिपाही विद्रोह था, इसे जॉन लॉरेंस और अर्ल स्टैनली ने कहा था, और भारतीय विद्रोह वीडी सावरकर बोले थे। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का पहला युद्ध वीडी सावरकर ही बोले हैं। ओके, अब देखिए विद्रोह के कारण को देख लेते हैं। तो पहले इसमें देखिए राजनीतिक कारण है। तो राजनीतिक कारण में देखिए अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति आएगी। तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और व्यापकगत का सिद्धांत था। ओके, देखिए बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिससे अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में भय पैदा हो गया था। ओके, अब आगे देखिए क्या होता है कि रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी। डलहौजी ने अपने व्यापकगत के सिद्धांत का पालन करते हुए सतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया। ओके, इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आगे देखिए क्या होता है कि जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर को भी हड़प लिए गए थे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया, जिससे अभिजात वर्ग के हजारों लोग, अधिकारी, अनुचर और सैनिक बेरोजगार हो गए। इस कार्यवाही ने एक वफादार राज्य अवध को असंतोष और षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। ओके, इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं व्यापकगत के सिद्धांत के बारे में। तो देखिए वर्ष 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यापकगत का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश तकनीक का सामना किया गया था। इसमें अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। अतः शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। तो यह सब देखिए व्यापकगत के सिद्धांत के अंतर्गत है। तो अब देखिए आगे क्या होता है कि इन समस्याओं में ब्राह्मणों के बढ़ते असंतोष को भी शामिल किया गया था, जिनमें से कई लोग राजस्व प्राप्ति के अधिकार से दूर हो गए थे या अपने लाभप्रद पदों को भी खो चुके थे। ओके, अब देखिए आगे क्या होता है कि सामाजिक और धार्मिक कारण को देख लेते हैं। तो देखिए कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। आगे देखिए क्या होता है कि 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया था। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों की पदोन्नति कर दी जाती थी। कहता है कि भारतीय धर्म का अनुपालन करने वाले को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। आगे देखिए क्या होता है कि इससे लोगों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं। सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया था। ओके, आगे देखिए क्या होता है कि शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को सीधे चुनौती दे रहे थे। यहाँ तक कि रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया था। आगे देखिए बात करेंगे आर्थिक कारण के बारे में। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। आगे देखिए क्या होता है कि अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। ओके,
बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे और वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे, इसलिए किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया था। ओके, इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या होता है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ, जिसने विशेष रूप से भारत के कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया। भारतीय हस्तकला उद्योग को ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। बात करेंगे सैन्य कारण के बारे में, तो देखिए 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87 था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। ओके, एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था। उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्र में काम करने की अपेक्षा की जाती थी। आगे देखिए क्या होता है कि वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया था, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता था। और आगे देखिए हम लोगों का पॉइंट है लॉर्ड कैनिंग। तो चार्ल्स लॉर्ड कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल था। यह वर्ष 1858 में भारत का पहला वायसराय बना। उसके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं में निम्नलिखित शामिल थे। ओके, तो देखिए क्या क्या शामिल थे उनको भी देख लेते हैं। तो वर्ष 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित करना, जिसने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। ओके, तो देखिए आगे क्या था कि व्यपगत के सिद्धांत को वापस लेना, जो 1857 के विद्रोह का मुख्य कारणों में से एक था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय था। ओके, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियमन, भारतीय दंड संहिता 1858 था। अब देखिए बात करेंगे तात्कालिक कारण के बारे में। तो 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण सैनिक थे। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या होता है कि एक अफवाह यह फैल गई कि एक नई एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। ओके, आगे देखिए क्या होता है कि हिंदू और मुस्लिमों दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले लिया गया, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर अशांति फैल चुकी थी। मार्च 1857 को नई राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सजा दी गई थी। ओके, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए पॉइंट है विद्रोह के केंद्र। ये क्या था कि विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। विद्रोह के मुख्य केंद्रों में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा जिले शामिल थे। ओके, तो देखिए लखनऊ के बात करें तो यह अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ से आप लोग याद रखिएगा, बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। बात करें कानपुर का, तो विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। ओके, झांसी से बात करें तो 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया था। ओके, ग्वालियर से बात करें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया। वह ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी, लेकिन अंततः अंग्रेजों से हार गई। ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। बिहार से बात करें तो विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, जो जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने से थे। अब इसका देखिए आगे बात करते हैं दमन और विद्रोह के बारे में।
तो देखिए 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला था। इसे 1858 के मध्य तक दबा दिया गया था। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति घोषणा की गई थी। ओके, आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब यहाँ पे है विद्रोह का स्थान भारतीय नेता और ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया। तो देखिए दिल्ली से जो नेता थे वह थे बहादुर शाह द्वितीय, और जो ब्रिटिश अधिकारी जो दबाया था वह था जॉन निकोलसन। लखनऊ से देखिए किए थे बेगम हजरत महल, और जिसे दबा दिए थे हेनरी लॉरेंस ने। कानपुर से नाना साहेब थे और दबाने वाले सर कोलिन कैंपबेल थे। झांसी और ग्वालियर से देखे तो लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे, जिसको दबाया था जनरल ह्यूग रोज ने। बरेली से खान बहादुर खान थे और इसे दबाए थे सर कोलिन कैंपबेल ने। इलाहाबाद और बनारस से देखे तो मौलवी लियाकत अली ने किया था नेतृत्व, और कर्नल आनसेल ने इसे दबाया था। बिहार से कुंवर सिंह लड़े थे और विलियम टेलर ने इसे दबाया था। ओके, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए विद्रोह की असफलता के कारण को देखेंगे। अब देखिए बात करेंगे विद्रोह की असफलता के कारण। तो इसमें देखिए सीमित प्रभाव था। हालांकि विद्रोह काफ़ी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित रहा। विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित था, जैसे सिंध, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग। बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसूर, श्रावणकोर और कश्मीर तथा राजपूताना के लोग भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। ओके, दक्षिण प्रांतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया। नेतृत्व नहीं था। विद्रोहियों में एक प्रभावी नेता का अभाव था। हालांकि नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे, लेकिन वे समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके। अब देखिए बात करें सीमित संसाधन का, तो इसमें क्या था कि सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन तथा संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे, इसलिए विद्रोहियों के पास हथियारों और धन की कमी थी। आगे बात करें मध्य वर्ग की भागीदारी नहीं थी, तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, बंगाल के अमीर व्यापारियों और जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेज की मदद की। बात करें विद्रोह के परिणाम के बारे में, तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है कंपनी शासन का अंत। तो 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना था। ओके, यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का कारण बना। बात करेंगे ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन। तो ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। इसकी घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी। भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा। भारत का कार्यालय देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया था। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इसमें क्या था, धार्मिक सहिष्णुता। तो अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेंगे। आगे क्या था कि प्रशासनिक परिवर्तन। तो भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद से स्थानांतरित किया गया। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी कि व्यक्तिगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था और अपनी रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी गई थी। देखिए बात करेंगे सैन्य पुनर्गठन का। तो सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन शस्त्रागार ब्रिटिश शासन के हाथों में रहा। बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। अब देखिए इससे जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या था कि 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।